डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी और हमारा चैप्टर है वेव नेचर ऑफ मैटर। और आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और इसकी टेस्टिंग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है उसके साथ एक वेव फॉर्म एसोसिएटेड होती है। उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p कैलकुलेट की जा सकती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p मोमेंटम है जो कि mc के इक्वल है। आप जानते हैं कि हर पार्टिकल जो मूव करता है बज़ाहिर वो हमें पार्टिकल नज़र आता है, लेकिन डी ब्रॉय ने कहा कि पार्टिकल वेव नेचर रखता है और लाइट जो कि एक्चुअली वेव होती है वो पार्टिकल नेचर रखती है। डी ब्रॉय ने ये हाइपोथेसिस दिया और इसको टेस्ट किया, साबित किया दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके, जो कि हम पहले एक पढ़ चुके हैं। ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। वैसे since light seems to have both wave and particle properties, it is natural to ask whether matter, electrons और protons, जहाँ हम matter का वर्ड यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स might also have both wave and particle characteristics। 1924 में एक फ्रेंच फिज़िक्स स्टूडेंट था, लुइस डी ब्रोगली, जिसको डी ब्रॉय बोला जाता है। उसने एक आइडिया दिया अपने पीएचडी के थीसिस में कि कोई भी पार्टिकल जो मूव करेगा उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, मींस के पार्टिकल वेव नेचर रखेगा, मैटर वेव नेचर को शो करेगी। ये डुअल नेचर ऑफ लाइट की तरफ भी इशारा था। अब इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और इसको टेस्ट किया दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, यानी इसका एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर मैटर वेव्स, पार्टिकल की वेव नेचर का एविडेंस दो एक्सपेरिमेंट्स थे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा G.P. थॉम्सन एक्सपेरिमेंट जो आज हम पढ़ेंगे। अब जब एक एक्सपेरिमेंट से एविडेंस मिल गया था तो G.P. थॉम्सन ने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने एक्सप्लेन नहीं किया। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और G.P. थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंस है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक फॉल्ट था, या यूँ कह लें कि उन्होंने एक फॉल्ट छोड़ा, एक फेलियर था। आपने उसमें देखा कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नीचे पड़ी हुई क्रिस्टल जो कि निकल क्रिस्टल थी उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद वेव फॉर्म्स में एमिट होते हैं या डाइफ्रैक्ट होते हैं, और उसके साइड पे ख़ास पोजीशन पे डिटेक्टर रखा गया था जो इलेक्ट्रॉन गन से निकल के साथ स्ट्राइक करते थे और फिर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे G.P. थॉम्सन ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब निकल के साथ स्ट्राइक करने के बाद वेव में कन्वर्ट नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन गन से ही निकलेंगे, चूँकि वो निकलने के बाद मूव करेंगे, और डी ब्रॉय ने कहा था हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव लेंथ एसोसिएटेड है या वेव फॉर्म शो करता है।
इट मीन्स कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गन को छोड़ते हैं तो उनका स्टेटस मूविंग कंडीशन है, तो मूविंग कंडीशन में उसके साथ एक वेव फॉर्म एसोसिएटेड है। डेविस एंड जर्मन ने कहा जब वो निकल क्रिस्टल के साथ लगते हैं और वो वेव नेचर शो करते हैं, डायफ्रैक्ट होते हैं, और डायफ्रैक्शन का पैटर्न शो करता है कि ये वेव नेचर है। हम पहले पढ़ चुके हैं पार्टिकल नेचर को साबित करने के लिए कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, और वेव नेचर को, लाइट की वेव नेचर को साबित करते हैं इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न्स। डेविस एंड जर्मन ने कहा कि जब निकल क्रिस्टल के साथ लगेंगे तो वो उनका जो पैटर्न शो होता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न था। इस पे जीपी थॉमसन ने इसको इस मिस्टेक को करेक्ट किया, यानी इस फेलियर को करेक्ट किया। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को जो गन के में से निकल रहे थे उसकी जगह जीपी थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। दूसरा, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन गन से, उनकी स्पीड कंपैरेटिवली जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के कम थी। हम देखते हैं आगे। ये दो फेलियर्स थे, एक इलेक्ट्रॉन गन से निकलने के बाद स्ट्राइक करने से पहले ही वेव नेचर शो करता है। नंबर 2, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यूज़ किए गए जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। जीपी थॉमसन experiment proved that the diffraction pattern observed was due to electrons but not due to electromagnetic radiation produced by the fast moving charged particles. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है? इसमें एक फिलामेंट होगा, यानी कैथोड होगा, गन नहीं होगी, कैथोड होगा। निकल क्रिस्टल नहीं होगी, उसकी जगह गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड की थिन फिल्म होगी, और फोटोग्राफिक प्लेट होगी, एक एनोड होगा, और ये सारा सिस्टम हाईली इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। ये जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का अपरेटिस का सेटअप है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक कैथोड है, कैथोड जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। कैथोड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाएगा। डेविस एंड जर्मन में हमने 54 वोल्ट्स पोटेंशियल दिया था, यहाँ हम 50 किलो वोल्ट्स पोटेंशियल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इससे आगे स्लिट है, स्लिट से आगे एनोड है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, स्लिट में से पास करेंगे एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, या उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। चार्ज नहीं होगा, उस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, उसमें से पास करेंगे और गोल्ड फाइल से स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न के रिंग्स नज़र आएंगे, जो ये साबित करेगा फॉयल के साथ टकराने के बाद उसमें वेव नेचर है, जो कि प्लेट के ऊपर एक एविडेंस होगा। गोल्ड फॉयल को अगर हम गायब कर देंगे तो पैटर्न सारा ही गायब हो जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होगा। A narrow beam of electron is produced by the cathode C. The beam is accelerated by potentials up to 50 kilovolts. These electron rays, after passing through the slit S, are incident on a thin foil G of about thickness in the order of 10 raised to power -6 meter. The diffraction of electrons takes place at G, yani gold foil, and the pattern is photographed using a photographic plate P. The diffracted electrons produce the diffraction rings
एज शोन इन द डायग्राम। आगे डायग्राम है, उसमें आप देखेंगे दिस पैटर्न कन्फर्म्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डायफ्रैक्टेड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पैटर्न साबित कर रहा है कि डायफ्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से हो रही है। इसमें किसी किस्म की हमने लाइट यूज़ नहीं की। आप पहले पढ़ चुके हैं, हमने जो डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स पहले पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, उसमें आपने देखा हम लाइट फॉल करते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन का पैटर्न नज़र आता है। यहाँ हम चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न नज़र आएगा। इट मीन्स के पार्टिकल को स्ट्राइक करने के बाद हम वेव नेचर उसकी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फॉयल जी इज़ रिमूव्ड, यानी गोल्ड फॉयल को अगर हम रिमूव कर दें, द इंटायर पैटर्न डिसअपियर्स। सो फॉयल जी इज़ एसेंशियल फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। Thus, the experiment clearly demonstrates the electrons behave as waves and the diffraction patterns can be produced only by the waves. आप ये बात तो पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ वेव्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस किया। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स जब मूविंग कंडीशन में होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वेव के तौर पे। By knowing the ring diameter and the de Broglie wavelength of electrons, the size of the crystal unit cell can be calculated. The experimental result and its analysis are similar to those of powdered crystal experiment of X-ray diffraction. In this method, the waves of a given wavelength, जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी de Broglie अंडरगो सेलेक्टिव रिफ्लेक्शंस बाय दोज माइक्रो क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स कौन सी हैं जो हम माइक्रो क्यों यूज़, कल वर्ड माइक्रो क्यों यूज़ किया है कि जो हम गोल्ड फॉयल यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस 10 रेज़्ड टू पावर -6 मीटर है। हुज प्लेन्स आर suitably oriented according to Bragg's equation 2d sin theta is equal to n lambda. When large number of microcrystals with all possible orientations are present, then some of them may have appropriate glancing angle theta to yield a Bragg reflection from one or more sets of planes. जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में से एमिट होंगे, यानी कैथोड में से एमिट होंगे और 50 किलो वोल्ट पोटेंशियल के थ्रू उसको एक्सेलरेट किया जाएगा और उन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स का जब वो गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करेंगे, जो ग्लांसिंग एंगल होगा वो सेम होगा जो डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में था, यानी 65 डिग्री। तो यहाँ पे हम 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा में पुट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न जो फोटोग्राफिक प्लेट पे शो होगा रिंग्स की फॉर्म में, जिसके बारे में वो कर रहे थे। अगर हमें रिंग्स का डायामीटर मालूम हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जीपी थॉम्सन ने साबित किया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गन की बजाय कैथोड से एमिट करके, जो कि बीम की फॉर्म में होगा, बीम मीन रे, वेव की फॉर्म में, वो गोल्ड फॉयल के साथ स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद उसके इर्द गिर्द डिटेक्टर रखा होगा, वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्टर दो चीज़ें डिटेक्ट करेगा, एक तो उसका पैटर्न, दूसरा डिफ्रैक्शन। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आए, डिफ्रैक्शन जो है वो वेव्स की फॉर्म में डिटेक्ट होगा, पैटर्न जो शो करेगा। यहाँ से de Broglie हाइपोथेसिस कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेवफॉर्म हैविंग द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये साबित भी हो गया। सो फॉर हिज वर्क ऑन द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, प्रिंस लुइस विक्टर de Broglie received the 1929 Nobel Prize in Physics, और
डेविसन और जीपी थॉमसन shared the Nobel Prize in 1937 for their experimental confirmation of the wave nature of particle. ये था आज का हमारा लेक्चर. थैंक यू.